क्वेश्चंस में इम्प्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है बेसिकली क्या इसके कॉज एंड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो बोलते नहीं इसके इम्प्लीकेशंस बहुत ख़राब होंगे, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर बेसिकली देखोगे तो आपको क्या करना है, पैसेज रीड करना है। पैसेज रीड करते ही यही मैंने बताया कि इम्प्लीकेशन मतलब होता है हमें कॉन्सिक्वेंसेज फाइंड आउट करना। बेसिकली पैसेज रीड किया और उस पैसेज का कुछ क्रक्स तो हो सकता है, कोई समरी भी हो सकती है, बट ऑथर आपसे पूछेगा इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज जनरली मतलब आउटकम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, तो आपको क्रक्स सोचना है, उसके बाद सोचना है कि इसके क्या हो सकते हैं। वही स्ट्रैटेजी बेसिकली जो मैंने बताया हुआ है कि कैसे पैसेज रीड करना है। फर्स्ट टू लाइन्स को ध्यान से पढ़ना है, फिर फैक्ट्स को बहुत फास्ट फॉरवर्ड रीड करना है, फिर फाइंड आउट करो कि पैसेज में एक्चुअली में हुआ क्या था, एंड उस होने के बाद फिर देखो उसके पॉसिबल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। बस ये सब अपने दिमाग में सोचना है विदाउट लुकिंग एट द ऑप्शंस एंड देन गो टू द ऑप्शन। ओके, वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन वुमेन, यानी क्वेश्चन पहले रीड करेंगे, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट व्हाट इज इम्प्लाइड बाय द पैसेज। ओके, मोर देन, अगर आप देखोगे तो क्या कह रहा है, मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन वुमेन एंड ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ द इंडियन मैन ऑफ वर्किंग एज सफर फ्रॉम एनीमिया। ओके, यानी एनीमिया के बारे में बात बताएगा, तो शायद ये कुछ बताए, और किसके बारे में बताया, वर्किंग एज के बारे में बताया, तो शायद इकोनॉमी से लिंक करें, शायद, आई डोंट नो। अकॉर्डिंग टू स्टडीज दे आर एनीवेयर फ्रॉम 5 to 15% लेस प्रोडक्टिव आगे इकोनॉमी में देन दे कुड बी। एज अ रिजल्ट thereof India also has the largest tuberculosis burden in the world, costing 170 million work days to the country annually. But what is just as important as lost productivity now is the lost potential in the future. उसी की बात बता रहा है, तो बहुत जल्दी फास्ट फॉरवर्ड डिलीट कर सकते हैं। इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली क्लियर दैट मैनी मेजर्स cognitive ability It is becoming increasingly clear that on many measures of the cognitive ability, malnourished Indian children perform 2 or 3 times worse than their adequately nourished peers. उसी को फिर देखना बैकिंग कर रहा है। For an economy that will be more dependent on highly skilled workers, this poses a significant challenge, and it is one that really should be addressed given India's demographic outlook. तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये क्रक्स अगर मुझसे कोई पूछेगा तो क्रक्स बेसिकली ये है कि कैसे challenges in realizing India's demographic dividend and how it should be done. ठीक है, वे फॉरवर्ड बेसिकली ये है। इम्प्लीकेशन इसके क्या होंगे, इम्प्लीकेशन वही भाई, अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड आप रियलाइज नहीं कर पाओगे, फाइन, या इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं गेन कर पाओगे, इसी की बात हो रही होगी। चलिए देखते हैं ऑप्शंस में क्या इसके ऑप्शंस में इसके क्या है। एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथन, एजुकेशन सिस्टम की तो बात ही नहीं हो रही कहीं भी। लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इसकी बात कहीं नहीं हो रही, बात हो रही न्यूट्रिशन की, और स्किल डेवलपमेंट कहाँ से आ गया। देन इसके बाद क्या बात हो रही है, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ओनली स्किल्ड वर्कर्स। ओनली स्किल की बात नहीं कर रहा क्योंकि बच्चों की उसने बात की थी, अगर आप ऊपर देखोगे तो इंडियन चिल्ड्रन की बात कर रहा है ना, अगर आप देखोगे तो। एंड देन फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एज एनविसाज्ड बाय अस, अटेंशन शुड बी पेड टू द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल। दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल आंसर। आंसर इसके हिसाब से डी हो जाएगा। नेक्स्ट 2023 का क्वेश्चन फिर से ये है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग statement best reflect the most logical and rational implications conveyed by the passage. Again, to tackle the problem of pollution in the cities, policy makers think that the drastic actions like temporary use of the odd even number scheme for vehicles, closing schools, factories, construction activities and banning the use of the certain types of vehicles are way forward. ये बता रहा है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स ऐसा सोचते हैं कि ड्रास्टिक एक्शन इस टाइप के ले लो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कुछ ऐसा बताएगा, ऐसा जबकि इफेक्टिव है नहीं मेरे ख्याल से, कुछ ये शायद ऐसा बताएगा। इवन देन द एयर इज नॉट क्लीन, बोल दिया उसने। व्हीकल्स मोर देन 15 years ओल्ड कंप्राइज 1% ऑफ द टूल, तो वो बताया जो आप एक्शन ले रहे हो उसको देखो लूपहोल्स निकाल रहे हो, उसी को एक्सप्लेन कर रहा है। टेकिंग देम ऑफ द रोड विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, बैनिंग सर्टेन फ्यूल्स एंड कार टाइप्स आर्बिट्रली इज नॉट प्रॉपर, डीजल इंजन प्रोड्यूस मोर फैक्ट्स से प्रोवाइड कर रहा है, पर्टिकुलर मैटर 2.5 and less CO2 less than the petrol or CNG engines. On the other hand, both diesel and CNG engines produce more nitrous oxide NO. ठीक है, then petrol engines no one has measured the amount of NOx that CNG engines are emitting. कह रहे देखो ये तो तुमने कैलकुलेट नहीं किया है। Arbitrary bans on vehicles that have passed mandated fitness test and periodic pollution test are unfair. तो कह रहा है कि जो व्हीकल्स मैंडेटेड फिटनेस पास कर चुका है उसको आप बैन कर रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं है, प्रॉब्लम जबकि कहीं और है। What is needed is the scientific and reliable information about the source of pollutants on a continuing basis and the technologies
दैट विल वर्क टू रिड्यूस पोल्यूशन फ्रॉम देम। कह रहा है अगर आप ये करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो बेसिकली आप सोल्यूशन में रीच आउट नहीं करोगे। तो क्रक्स अगर मुझसे कोई पूछेगा तो क्रक्स अगर ये बता रहा है कि जो अभी की जो पॉलिसी मेजर्स हैं वो इफेक्टिव नहीं है, इनफेक्टिव ऑफ प्रेजेंट पॉलिसी मेकर्स। अब इसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे? इंप्लीकेशन ये होगा भाई पॉल्यूशन सब कभी सॉल्व ही नहीं होगा, यही होगा आई गेस, यही होना चाहिए इसका आंसर। ओके, आर्बिट्री कर्व्स ऑन व्हीकल्स टू रिड्यूस पोल्यूशन आर डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। आर्बिट्री कर्व्स ऑन व्हीकल्स टू रिड्यूस पोल्यूशन, ऐसा तो कुछ नहीं है, इसकी तो बात ही नहीं कर रहा है, जबकि इसी को तो अपोज कर रहा है कि भाई आर्बिट्री कर्व्स मत करो। knee-jerk reactions cannot solve the problem of pollution, but an evidence-based approach will be more effective. I guess this should be the correct answer. A heavy penalty should be enforced on those driving around periodic pollution test. फिर इसी को तो क्रिटिसाइज करा कि इस टाइप की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ द लॉज टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ पोल्यूशन द एडमिनिस्ट्रेशन टेंड्स टू मेक आर्बिट्री डिसीजंस है। इसकी बात नहीं कर रहा लॉज हुए कि नहीं हुए, तो आप देख सकते हो ऑप्शन इसका सिर्फ बी होगा करेक्ट। क्या मैंने सोचा था, मैंने सोचा कि इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं और फिर उसके बाद मैंने आंसर्स का निकाला। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में अगर आप आएंगे तो नेक्स्ट में अगर आप आते हैं तो द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु फेल टू अक्यूमुलेट मनी, बेसिकली वही है क्वेश्चन पढ़ेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्लाइड बाय द पैसेज है। ओके, द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु फेल टू अक्यूमुलेट मनी सफिशिएंट फॉर देयर नीड्स are generally the majority of the people who fail to accumulate money sufficient for their needs are generally easily influenced by the opinions of others। मतलब कि majority of the people who fail to accumulate money, मतलब कि ऐसे लोग जो मनी accumulate नहीं कर पाते उनमें से majority लोग, ठीक है, are easily influenced by the opinions of others। फाइन, पहली लाइन से क्लियर हो गया, यानी इट इज द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट दोज हु आर नॉट एबल टू, हु आर फेलिंग टू अकोमोडेट द वेल्थ एंड हाउ दे आर, उनमें से काफ़ी मेजॉरिटी लोग कैसे इजिली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। ओके, दे परमिट द न्यूज पेपर्स एंड गॉसिपिंग नेबर्स टू डू देयर थिंकिंग फॉर देम। ओके, यही सपोर्ट कर रहा है, अगर आप देखोगे तो इसको फास्ट फॉरवर्ड रीड कर सकते हैं। ओपिनियंस आर द चीपेस्ट कमोडिटीज ऑन द, बेकार की लाइन है ये। एवरीवन हैज ए फ्लॉक ऑफ ओपिनियंस, ये भी बेकार की लाइन, टू बी बेस्ड अपॉन बाय एनीवन हु विल एक्सेप्ट देम। If you are influenced by opinions when you reach decisions you will not succeed in undertaking, ये भी बेकार के लेने का देखा जाता है। बेसिकली अगर मुझसे कोई पूछेगा इसका क्रक्स क्या है, तो क्रक्स से बेसिकली ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा चांस है अगर आप वेल्थ अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हो तो आप दूसरों के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस हो जाओगे, ये क्रक्स है। इसके इम्प्लीकेशन से क्या होंगे? इम्प्लीकेशन लास्ट में इसने बता दिया, अगर आप देखोगे तो आप सक्सीड नहीं हो पाओगे, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो इम्पैक्ट बेसिकली इसके होंगे, कॉज एंड इफेक्ट। इफेक्ट क्या होगा? ओके, चलिए देखते हैं इसका क्या ऑप्शन है। मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट एक्यूमुलेट मनी फॉर देयर नीड्स। भाई पैसेज में तो इसकी बात नहीं हुई कि मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट एक्यूमुलेट। पैसेज में बात क्या कर रहा है? मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु फेल टू एक्यूमुलेट मनी। पैसेज टॉक कर रहा है कि कुछ लोग हैं जो मनी एक्यूमुलेट नहीं कर पाते, उनमें से मेजॉरिटी लोग हैं। ठीक है, ये उसकी बात नहीं कर रहा है कि बहुत सारे लोग do not accumulate the money। Is that clear? तो पहली लाइन कितनी गलत है? और you can see how UPSC is playing with the words। Most of the people never fail to accumulate money for their needs। Most of the people never fail, इसकी भी बात नहीं हो रही, अगर आप देखोगे तो बात ही नहीं हो रही, सिंपल जो है। There are people who fail to accumulate money for their needs, यही तो है, और क्या कि हाँ पहली लाइन में बोला है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, और किन के बारे में टॉपिक बात कर रहा है, तो कह रहे हाँ कुछ लोग हैं जो अपनी नीड्स के लिए वेल्थ अकमलेट नहीं कर पाते हैं। देयर इज़ नो नीड टू अकमलेट मनी, ये तो बिल्कुल ही बात नहीं कर रहा है भाई, मनी तो अकमलेट होनी चाहिए, तो पैसे तो कहीं इम्प्लाई कर ही नहीं रहा है, अदरवाइज आप तो फिर कि डिसीजन मेकिंग होगी नहीं। तो मैं ना एक्चुअली में ऑप्शन स्टेटमेंट सी से भी ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बट चूँकि मोस्ट प्रॉब्लम वही मेरे को लगता है तो मैंने ऑप्शन सी ही सेलेक्ट किया हुआ है इसमें। फाइन, अब आते हैं हम लोग इसमें इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं जिसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं और फिर वो करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड गिवन बिलो देते हैं। तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि बताता हूँ, पहले पैसेज रीड करते हैं। इन द इमीडिएट फ्यूचर वी विल सी द इंक्रीजिंग कमोडिफिकेशन ऑफ मैनी न्यू टेक्नोलॉजीज। कैसे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, फिर बताएगा कौन सी टेक्नोलॉजी, 3D एंड कस्टम मेड बायोलॉजिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं।
ठीक है, लेथल ऑटोनोमस वेपन्स एंड ट्रैवल स्कार्स है, दिस विल पोज कंडम्स है। द मोरल क्वेश्चन ऑफ हाउ अ ट्रैवल स्कार विल डिसाइड बिटवीन हिटिंग जय वॉकर एंड सेवरिंग, आई सेवरिंग है, यस, मुझे भी क्लियर नहीं पता बट थोड़ा सा हिंट लग रहा है कि शायद उसकी बात बता रहा है। एंड डैमेजिंग द कार हैज़ ऑफन बीन डिबेटेड, शायद टर्न की बात बता रहा है कि द मोरल क्वेश्चन ऑफ हाउ ट्रेवलर्स कार विल डिसाइड बिटवीन हिटिंग जे वॉकर एंड टर्निंग, बेसिकली शायद उसकी बता रहा है, सफरिंग, राइट। एंड डैमेजिंग द कार हैज़ बीन ऑफन डिबेटेड, ओके। द आंसर इज बोथ सिंपल, सेव द ह्यूमन लाइफ एंड कॉम्प्लेक्स। कह रहा आंसर दोनों आसान भी हैं और कॉम्प्लेक्स भी हैं। अब क्यों कॉम्प्लेक्स है देखना, शायद ये बताया करो लाइन में। एट विच एंगल शुड द कार सर्व, एट विच एंगल शुड द कार सर्व, सॉरी मैं इसको प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ इसका, बट एनीवे आई विल चेक इट। जस्ट इनफ, बट मेरे को हिंट मिल गया, टर्न की बात कर रहा है। जस्ट इनफ टू सेव द जे वॉकर और मोर देन इनफ। इफ द ड्राइवरलेस कार इज इन डबलिन, हु शुड टेक द डिसीजन, वो देखना चैलेंजेस ही बताएगा अगर आप देखोगे कि क्यों कॉम्प्लेक्स है। पहले उसने बताया, दूसरा बता दिया कि मान लो कि कोई कार है डबलिन में है यानी आयरलैंड में और कुछ हो जाता है, देन हु विल टेक द डिसीजन, कि आयरिश गवर्नमेंट और द कार्स ओरिजिनल कोड राइटर इन कैलिफोर्निया यूएस और ए सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर सिटिंग इन इंडिया हैदराबाद टू whom maintenance is outsourced. If different national jurisdictions have different fine print on prioritizing human life, how will it affect insurance and investment decisions including transnational boundaries, transnational ones एक्चुअली में। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि 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 which of the following best reflect rational, plausible and practical implications, practical implications चलिए रीड करते हैं। मेरे ख्याल से बेसिकली ये बात ये कर रहा है, अगर मेरे दिमाग में मतलब बन गया फ्रेमवर्क। क्रक्स बेसिकली इसका क्या है कि आजकल जो टेक्नोलॉजीज़ हैं कैसे ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये है बेसिकली क्रक्स। और इम्प्लीकेशंस के क्या होंगे, इम्प्लीकेशंस बेसिकली क्या होंगे इसके इम्प्लीकेशंस बेसिकली अगर आप देखोगे तो यही सब होगा कि सही से हम डिसीजन हो सकता नहीं ले पाए, ये या कुछ कन्फ्लिक्ट आएगा कुछ इस टाइप का, और हमें करना चाहिए, अदरवाइज इसके कॉन्सिक्वेंसेस सही नहीं होंगे। आइए देखते हैं क्या है इसका आंसर। तो स्टेटमेंट रीड करते हैं। टू मच ग्लोबलाइजेशन इज नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट। अच्छा मैंने क्या बताया था, ऐसे में आप क्या करना है, सीधे कोर्ट्स में जाइए, 1 4 3 1 2 3 4 5 और सी में क्या है 2 3 5 एंड डी में क्या है 1 2 3 4 5। अगर मैं कहीं से 3 और 4 मैं किसी एक को गलत प्रूव कर दूं तो अपने आप बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। ओके, लेट्स डायरेक्टली जंप टू ऑप्शन बेसिकली फोर्थ को, पब्लिक पॉलिसी ऑफ एवरी कंट्री शुड फोकस ऑन डेवलपिंग इट्स ओन सप्लाई चेन। इसकी तो कहीं बात नहीं कर रहा है दोस्तों, तो यहीं से हमारा बी गया, ए गया और डी गया। खुशी के लिए 2 3 5 पढ़ लेते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आर इंक्रीजिंगली ब्लरिंग द इकोनॉमिक बॉर्डर्स, बिल्कुल सही कह रहा है, बोला ना, इंक्लूडिंग ट्रांसनेशनल वंस। ये पूरा जो एग्जाम्पल है क्या है अगर आप देखोगे तो हैदराबाद, कैलिफोर्निया, आयरलैंड, ये सब क्या है। फिर तीसरा स्टेटमेंट क्या है, इनोवेशंस एंड कैपिटल हैव इम्पिंज्ड ऑन द डोमेन ऑफ स्टेट। ऑब्वियसली कि कैसे इम्पैक्ट हुआ अगर आप देखोगे डोमेन ऑफ स्टेट में, ठीक है। और उसके बाद पांचवा क्या है, जियो पॉलिटिक्स विल हैव टू रिकॉन्सिल टू मैनी एम्बिग्यूटीज एंड अनसर्टेनिटीज। यस, तो विद दिस तो देखा आपने कैसे मैंने स्टेटमेंट 4 को पकड़ा और सबको एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि उसकी तो बात ही कहीं नहीं हो रही थी। तो घबराना नहीं है, ये डाइजेस्ट होता है। आते हैं इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन। इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है, बेसिकली व्हाट वी कैन इन्फर। अब इन्फर क्या होता है, इन्फर उसी को कहते हैं भाई कि जो क्लियरली बोला नहीं गया है। तो पैसेज को रीड करने के बाद जो क्लियरली नहीं बोला गया, एक्सप्लिसिटली नहीं बोला गया है, और आप अपने दिल सोचते हैं कि अच्छा ऑथर के इस पैसेज से हम ऐसा ऐसा कुछ निकाल सकते हैं, ये हिडन मैसेज जो बिटवीन द लाइन्स होता है उसको बोलते हैं। सिंपल इसका तरीका यही होता है कि आप कुछ मत करो, पैसेज को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहली बात वही फर्स्ट 2 लाइन्स को ध्यान से पढ़ना, फिर टेक्स्ट को इग्नोर कर देना जो बीच में आते हैं। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, लुकिंग फॉर द हिडन मैसेजेस इन टेक्स्ट,
इसको फाइंड आउट करना, अपने दिमाग में खुद इमेजिन करना, एंड देन कि आप फिर एलिमिनेट करो। ठीक है, एक चीज़ और, जब आप ऑप्शन देखोगे और अगर उसमें कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जहाँ पर आउटसाइड पैसेज की इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, इसका मतलब वो सही नहीं है। ठीक है, तो इन्फ्रेंस जो होगा वो विद इन द कॉन्टूर ऑफ पैसेज ही आएगा। पैसेज के बाहर किसी भी फैक्ट्स की अगर ज़रूरत होती है दिए गए ऑप्शंस में उन स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए, इसका मतलब वो इन्फ्रेंस सही नहीं होगा। इस एग्जांपल्स के थ्रू हम और बताने की कोशिश करेंगे कैसे टैकल करते हैं इन्फ्रेंस के क्वेश्चंस को। ओके, तो इन्फ्रेंस का क्वेश्चन है बेसिकली, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट क्रिटिकल इन्फ्रेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज गिवन बिलो अबव, फ्रॉम द पैसेज गिवन अबव। ओके, computers increasingly deal not just with abstract data like credit cards details in databases but also with the real world of physical objects and vulnerable human bodies। ओके, कैसे देखना, एक्सप्लेन करेगा इसको कैसे हम फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और vulnerable human bodies से डील करता है ये। A modern car is a computer wheels, एरोप्लेन भी कंप्यूटर व्हील्स एग्जाम्पल बता रहा है। The arrival of the IoT Internet of Things will see computers baked into everything from road signs and MRI scanners to prosthetics and insulin। एग्जाम्पल्स दे रहा है कैसे vulnerable human bodies में integrated है। There is little evidence that these gadgets will be any more trustworthy than their desktop counterparts। तो कह रहा है हम ज़्यादा ये ट्रस्टवर्दी नहीं फिलहाल, क्योंकि हैकर्स, अब बोलेगा क्यों, हैकर्स हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट दे कैन टेक रिमोट कंट्रोल ऑफ इंटरनेट कनेक्टेड कार्स एंड पेसमेकर्स। ओके, चलिए देखते हैं कैसे। तो मैंने क्या किया, इसका मैंने खुद अपने दिमाग में पहले क्रक्स सोचा क्या है। तो क्रक्स बेसिकली ये बता रहा है कि ये कंप्यूटर का जो यूसेज इतना हो रहा है, वनरेबल बहुत ज़्यादा अपने आप में, अगर आप देखोगे तो कुछ इस टाइप की बातें होनी चाहिए, बट लेट्स सी। तो मैं ऐसा इन्फर कर रहा हूँ कि सब कुछ मतलब सेफ नहीं है, बहुत क्लियर मतलब ऑब्वियस है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, कंप्यूटर्स आर नॉट कम्प्लीटली सेफ। मैंने पढ़ा कंप्यूटर्स आर नॉट कम्प्लीटली सेफ, यही तो पैसेज में बात कर रहा है। तो मे बी दिस में भी करेक्ट, कंपनीज प्रोड्यूसिंग द सॉफ्टवेयर डो नॉट टेक केयर, पैसेज में तो उसकी बात ही नहीं हुई। तो ये ऐसा इन्फ्रेंस है, इसको सपोर्ट करने के लिए पूरे पैसेज में कहीं बात ही नहीं हुई है। मैं इसी की बात कर रहा था कि ऐसा एक इन्फ्रेंस अगर मिल जाए जिसको सपोर्ट करने के लिए पैसेज में कोई बात ही नहीं हो, तो इसका मतलब वो गलत है। स्ट्रिंजेंट डेटा सिक्योरिटी लॉज आर नीडेड, कहाँ सिक्योरिटी लॉज की उसने बात की हुई है। द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज विल अफेक्ट अवर लाइफ्स इन फ्यूचर। एक तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात नहीं की उसने, ठीक है, कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए इसका बचेगा और कुछ है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट में आइए, इन्फ्रेंस पे ये क्वेश्चन आया 2020 में, और ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हैं कि बहुत सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें। ठीक है, फिर आते हैं द पल्स वैरायटी, पूसा अरहर 16 हैज़ द पोटेंशियल टू बी ग्रोन इन ए पैडी ग्रोइंग अप पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड इवेंचुअली इन ऑल ऑफ इंडिया। कह रहा है कि जो अरहर 16 है इसका पोटेंशियल है कि आप इन रीजन्स में और इवेंचुअली डिफरेंट कर सकते हो। उसको तो तरह से बेनिफिट्स बताएं। इट्स ईल्ड अबाउट 2000 kg पर हेक्टेयर विल बी सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन, इसको फास्ट फॉरवर्ड करना है, ग्रेटर देन दोज ऑफ द एग्जिस्टिंग वराइटीज एंड बिकॉज इट्स साइज विल बी यूनिफॉर्म। आगे बढ़ो, इट विल बी अमेनेबल टू द मैकेनिकल हार्वेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव फीचर्स बता रहे हैं बेसिकली बेनिफिट्स क्या होंगे। एंड अट्रैक्टिव फीचर्स फॉर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया हु करंटली यूज दिस टेक्नोलॉजी फॉर द पैडी। तो बोला ना, पहली जो लाइन उसने बोली थी कि इट हैज़ द पोटेंशियल टू बी ग्रोन इन द पैडी ग्रोइंग अ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो उसी को सपोर्ट कर रहा है वो, अगर आप देखोगे तो कि उनके पास ऑलरेडी इस टाइप की मैकेनिकल हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट है, अगर आप देखोगे तो। फिर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अरहर स्ट्रॉ अलाइक पैडी स्ट्रॉ इज ग्रीन एरिड कैन बी प्लाउड बैक इनटू द सॉइल, क्योंकि वहाँ पर क्या है, स्टबल बर्निंग का जो प्रॉब्लम होता है उसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है कि अरहर के केस में ये लफड़ा ही नहीं, अगर आप देखोगे तो। इन पैडी स्ट्रॉ द प्रॉब्लम इज हाई सिलिका कंटेंट, वो एक्सप्लेन कर रहा है, विच डज नॉट allow for easy decomposition in case of the error. The farmer, even after combine harvesting, just needs to run a rotavator to cut the leftover straw into pieces. That's it. मतलब कितना आसान है, जो लेफ्ट ओवर हो जाता है उसको
यूज करना, विच कैन बी प्लाउड बैक एंड डिकम्पोज वेरी फास्ट है. ऑल दिस इज डिफिकल्ट विद लेफ्ट ओवर्स पैडी स्टॉक्स दैट कैन नॉट बी इजिली वेस्ट और प्लाउड बैक. तो बेसिकली बता रहा है कि पैडी का कितना अच्छा एक अल्टरनेटिव अगर देखोगे तो क्रक्स बेसिक क्या है कि RR16 एज एन अल्टरनेटिव टू पैडी कल्टिवेशन, ये है वही है क्रक्स. तो हमें इन्फ्रेंस देखना है, इसी का राउंड निकालना है, ठीक है. और जब हमें इन्फ्रेंस इसी का राउंड निकालना है तो मैं जाऊँगा नीचे और देखूंगा कौन सा ऐसा स्टेटमेंट पकड़ लूँ कि जिससे उसको रीड करने से बाकी स्टेटमेंट नहीं पढ़ना पड़े. तो ए में क्या है 235 दिया है, 145 दिया है, सी में 23 दिया है, 14 दिया है. तो अगर मैं 2 पढ़ लूँगा और अगर 2 गलत हो गया तो मेरे पास बचेगा बी और डी, और अगर मैंने 1 पढ़ लिया तो फिर मेरे पास बचेगा ए और सी, और अगर मैं 3 पढ़ लिया तो मेरे पास बचेगा बी और डी, और 4 पढ़ लिया तो फिर बचेंगे. मतलब कोई भी आप स्टेटमेंट पढ़ लो, 3 तो एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, 2 एलिमिनेट कर सकते हो अगर आप देखो तो, ठीक है. ओके, तो चलिए कोई भी रीड कर लेते हैं. फार्मर्स इनकम विल बी हायर विद पल्स कल्टिवेशन देन द पैडी कल्टिवेशन. आई डोंट थिंक इसकी उसने बात कही है यार, अगर आप देखोगे तो फार्मर इनकम की बात ही नहीं कर रहा है वो. तो फार्मर इनकम की जब बात ही नहीं कर रहा है तो मैं क्या करूँगा, ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर दूंगा और ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर दूंगा. बचा मेरे पास 235 एंड सी ऑप्शन 2-3. पांचवा देखते हैं. मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर इज द मेन कॉज ऑफ स्टेबल बर्निंग. मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर इज द मेन कॉज ऑफ स्टेबल बर्निंग. ये 2 वर्ड्स को दिए गए पैसेज को क्लब करके कंफ्यूज कर रहा है, बट इसमें ऐसा कहीं उसने नहीं बोला है. ये भी तो मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर होगी अगर आप देखोगे तो, जो हम RR16 को अगर लाएंगे तो वो भी तो मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर होगी. लेकिन बता रहा है कि एक सोल्यूशन है क्योंकि उसको फिर से आप प्लाउड बैक कर सकते हैं, स्टेबल बर्निंग नहीं होगी. तो स्टेटमेंट 5 फिफ्थ भी बेसिकली क्या है, इनकरेक्ट है. वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन सी. दैट इज वी कैन सॉल्व इट. बाकी खुशी के लिए आप 2 और 3 पढ़ लीजिए. पल्स कल्टिवेशन कॉजेज लेस पोल्यूशन एज कम्पेयर टू पैडी कल्टिवेशन. कॉजेज लेस पोल्यूशन एज कम्पेयर टू, हाँ क्योंकि स्टेबल बर्निंग नहीं होगी, मे भी करेक्ट है. इन्फर किया जा सकता है क्योंकि इसकी सपोर्ट है पैसेज में अगर आप देखोगे तो, क्योंकि स्टेबल बर्निंग रोक रहा है. पल्स स्टॉक कैन बी यूज टू इंप्रूव द सॉइल क्वालिटी. तो पैसेज में बोला ही गया है. तो देख रहा हूँ इन 2 इन्फ्लुएंसेस का पैसेज में सपोर्ट है, हेंस 2 and 3 करेक्ट है. नेक्स्ट में आते हैं. 2024 का क्वेश्चन है, फिर वही पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्लुएंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द अबव पैसेज है. ओके, क्या है. टुडे इफ यू कंसीडर सिटीज सच एज न्यूयॉर्क, लंदन एंड पेरिस as some of the most iconic cities in the world, it is because plans carrying a heavy systems approach were imposed on their precinct. फाइन, कुछ बता रहा है कि कुछ अप्रोच की गई थी, इस वजह से वो ऐसे हैं, इस वजह से आइकॉनिक हैं. अब शायद उसी के बारे में, उस अप्रोच के बारे में एक्सप्लेन करेगा. द बैकबोन ऑफ द सिस्टम्स, प्लान्स कैरिंग हैवी सिस्टम्स अप्रोच, तो उन्हीं प्लान के बारे में आई गेस एक्सप्लेन करेगा. द बैकबोन ऑफ द सिस्टम थ्योरी इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग सोशल, स्पेशियल, कल्चरल डिजायरेबल्स इनटू मैथमेटिकल मॉडल्स यूजिंग कंप्यूटिंग स्टैटिस्टिक्स हैं. ओके, उसने बता दिया कि इनकी बैकबोन क्या है. अब द सिस्टम्स थ्योरी इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग सोशल, स्पेशियल एंड कल्चरल डिजायरेबल्स इनटू मैथमेटिकल मॉडल्स यूजिंग कंप्यूटर स्टैटिस्टिक्स, optimization and algorithmic way of formulating and solving problems. Okay, the early universities of the West, which began to train professionals in planning, spawned some of the most ingenious planners. है गुड. तो बता रहा है कि कैसे करिकुलम से लिंक किया गया है पूरी प्लानिंग को. और प्लानिंग अगर आप देखोगे तो डिफरेंट डिसिप्लिन पर है. कंप्यूटिंग स्टैटिस्टिक्स, एल्गोरिथम का भी उसको नॉलेज होना चाहिए अगर आप देखोगे तो, ठीक है. फिर क्या कह रहा है, द अर्ली यूनिवर्सिटीज ऑफ द वेस्ट विच बिगैन टू ट्रेन प्रोफेशनल्स इन प्लानिंग स्पॉन्ड सम ऑफ द मोस्ट इंजीनियर्स प्लानर्स हु वर एक्सपर्ट इन दोज डोमेन्स, इन दीज डोमेन्स. दिस वॉज बिकॉज these very subjects were absorbed into the planning curriculum that had its roots in social sciences, geography, architecture. ये different disciplines की बात कर रहा है. प्लानिंग इन इंडिया एंड इट्स एजुकेशन डिफर फ्रॉम द वेस्ट है. तो मैं अपने दिमाग में अगर सोचूंगा तो ये बेसिकली बात किसकी कर रहा है कि एक प्लान उधर बनाए गए थे जो एक हैवी सिस्टम अप्रोच को करता था. और प्लान अगर देखोगे क्या था कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स के नॉलेज को यूज कर रहे थे वो, अगर आप देखोगे तो क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोच थे अगर आप देखोगे तो, कुछ इस टाइप का है. ठीक है, तो इसका इन्फ्लुएंस यही हो सकता है कि
मैंने क्या बोला था, इन्फ्लुएंस से होता है कि क्या आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो इंडिया में ये अप्रोच नहीं है, तो वैसे इंडिया की प्लानिंग फेल होगी, ये हो सकता है। ठीक है, या फिर इंडिया को ऐसा अडॉप्ट करना चाहिए, कुछ इस टाइप का है। चलिए देखते हैं क्या है। करिकुलम फॉर अर्बन प्लानिंग कोर्सेज शुड हैव डाइवर्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इसका सपोर्ट है क्योंकि न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस जैसे सिटी इसी अप्रोच की वजह से डेवलप हुए हैं, तभी वो कह रहा है कि ऐसा करिकुलम होना चाहिए। करिकुलम फॉर अर्बन प्लानिंग कोर्सेज शुड हैव डाइवर्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। तो देखो, सोशल साइंस, दिस वॉज बिकॉज दीज वेरी सब्जेक्ट्स वर एब्जॉर्ब इन टू द प्लानिंग करिकुलम दैट हैड रूट्स इन सोशल साइंस, जोग्राफी, आर्किटेक्चर। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए। देन इन इंडिया सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर ब्यूरोक्रेसी विच लैक्स, इसकी तो बात ही नहीं हो रही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इन इंडिया द मैनेजमेंट ऑफ अर्बन एरियाज इज ए लोकल अफेयर, इसकी बात नहीं हो रही है। उसने बोला कि हाँ, इसने बोला कि डिफरेंट है, बट ये कुछ नहीं बताया है कि लोकल अफेयर्स, मैनेजमेंट ऑफ अर्बन एरियाज इज ए लोकल अफेयर विद क्रोनिक प्रॉब्लम्स ऑफ इनसफिशिएंट फंड्स, इन सब की कहाँ बात हुई है। विद हाई डेंसिटी पॉपुलेशंस एंड वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन अर्बन एरिया, वो हो कहाँ ये सब बात हुई है, बात ही नहीं। तो इसको भी एलिमिनेट करो, इसको भी एलिमिनेट करो, इसको भी एलिमिनेट करो, वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन ए। दैट क्लियर। तो देखो, एलिमिनेशन से ही कितनी ज़्यादा क्लियर हो जाती है, और जो आप सोच भी रहे हो कॉन्फिडेंस भी देता है आपको कि हाँ मैंने यही सोचा था। देन अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है 2024 का क्वेश्चन है, और फिर इसने नहीं पूछा है कि रेशनल इन्फ्लुएंसेस क्या है इसके। अगर आप देखोगे तो दैट कैन बी मेड फ्रॉम दिस पैसेज। अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर, 1/3 फूड produced for human consumption is lost or wasted globally. ओके, अब इसको एक्सप्लेन करेगा कैसे। फूड इज लॉस्ट और वेस्टेड थ्रू आउट द सप्लाई चेन। अब बताने लगा कैसे कर रहा है। फ्रॉम इनिशियल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टू फाइनल हाउस होल्ड कंजम्पशन। ओके, देन इंक्रीजिंग वेस्टेज ऑल्सो रिजल्ट्स इन लैंड डिग्रेडेशन। अबाउट 45% हो गई जब फूड वेस्टेज कम होगा, सॉरी फूड वेस्टेज जब ज़्यादा होगा तो आप और प्रोड्यूस करते हो, और ज़्यादा कल्टिवेशन करते हो, तो लैंड डिग्रेडेशन अबाउट 45% हो जाएगा। मेनली क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, आप ज़्यादा कल्टिवेशन करोगे नए नए एरियाज़ में ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए। अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन होगा ही। जब आप जितना आप प्रोड्यूस करो उसी को नहीं मैनेज कर पा रहे हो, तो फूड स्कार्सिटी होगी, उसको इन रिटर्न फिर आप और प्रोड्यूस करोगे, और प्रोड्यूस करोगे तो और रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करोगे, तो और रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करोगे, तो बेसिकली क्या होगा, ये सब प्रॉब्लम होगा। द एनर्जी स्पेंट ओवर वेस्टेड फूड रिजल्ट्स इन अबाउट 3.5 बिलियन टन्स ऑफ CO2। तो बता रहा है कि वेस्टेड फूड की वजह से जो एनर्जी स्पेंड हुई उसमें कितना कार्बन एमिशन हुआ है। डिके ऑफन लीड्स टू हार्मफुल एमिशंस ऑफ अदर गैसेज इन एटमॉस्फेयर, उसको एक्सप्लेन करने लगा है, वही फिर सपोर्ट कर रहा है। एड्रेसिंग द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड इन ऑल फॉर्म्स इट्स क्रिटिकल टू कंप्लीट द साइकिल ऑफ फूड एफिशिएंसी एंड फूड सस्टेनेबिलिटी। फूड एफिशिएंसी एंड फूड सस्टेनेबिलिटी। ओके, addressing the loss and wastage of food in all forms it's critical to complete the cycle of food efficiency and food sustainability. ओके, इन्फ्लुएंस हमें निकालना है इसमें। अब जब हमें इसमें इन्फ्लुएंस निकालना है तो सॉरी कुछ गड़बड़ हो रहा है ये। आइए पढ़ते हैं। द करंट मेथड्स ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो मैंने क्या बोला था, अगर मैं कहीं से ये निकाल लूँ, नीचे पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 2 3, बी में 2 3, सी में 1 3 4, डी में 1 2 4। अगर मैं कैसे निकालूँ स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, या ये निकालूँ 2 इनकरेक्ट है, या ये निकालूँ 3 इनकरेक्ट है, तो मेरे बाकी के 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। चलो देखते हैं, पहला पढ़ के देखते हैं। द करंट मेथड फूड डिस्ट्रीब्यूशन आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस एंड, यहीं पर ख़त्म हो गया। एक्सट्रीम वर्ड यूज कर दिया उन्होंने। जब एक्सट्रीम वर्ड यूज कर दिया तो अपने आप क्या हो जाएगा भाई, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जैसे ही पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा तो आप ए गया, आपका सी गया, और आपका ऑप्शन डी गया। वी आर लेफ्ट विद बी। पढ़ लेते हैं 2 और 3 को भी। लैंड प्रोडक्टिविटी इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द प्रिवेलिंग ट्रेंड ऑफ फूड लॉस एंड वेस्टेज। यही तो उसने बोला है ऊपर से ही कि कैसे कि द इंक्रीजिंग वेस्टेज ऑल्सो रिजल्ट इन लैंड डिग्रेडेशन। फिर स्टेटमेंट 3 क्या है, रिडक्शन इन द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड रिजल्ट्स इन लेसर कार्बन फुटप्रिंट है। तो इंटर्न उसने क्या बोला, देखो कि इंक्रीजिंग वेस्टेज जब होता है तो लैंड डिग्रेडेशन होता है बाय अबाउट 45%, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो रही है,
एंड एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन होता है। द एनर्जी इसमें स्पेंड होती है इसमें, और 3.5 बिलियन टन्स कार्बन एमिट होता है। तो अगर आप जैसे उसका उल्टा कर दें कि आप फूड वेस्टेज कम कर लें, तो आपको कम रिसोर्सेज यूसेज करना पड़ेगा, तो अपने आप आपका क्या होगा, लेसर कार्बन फुटप्रिंट होगा। तो सही तो है 2 and 3। आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस ऑप्शन इसका अगर आप देखोगे तो बी सही है। क्लियर। नेक्स्ट में आते हैं एजम्पशन। एजम्पशन क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो एजम्पशन बेसिकली क्या होता है कि ऑथर जब अपना आर्गुमेंट पास करता है तो उसके बैक ऑफ द माइंड में एक सर्टन एजम्पशन होता है कि ये तो सही है, पर वो अपने पैसेज के थ्रू बताता नहीं है, और फिर उस आर्गुमेंट को डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट से, एग्जाम्पल से प्रूव करता है। अगर आप स्टूडेंट ऑफ सोशोलॉजी हैं तो पॉजिटिविस्ट के क्या होते हैं, एजम्पशंस होते हैं, ठीक है, और फिर वो उस एजम्पशन के बेसिस पर अपनी थ्योरी बनाते हैं, ठीक है। जैसे मार्क्स का क्या है एजम्पशन अगर देखोगे तो वो बेसिकली उन मार्क्स का अगर देखोगे एजम्पशन यही है कि सारी रियलिटी जो होती है सोसाइटी की वो इकोनॉमिक बेसिस पर है। तो ये कार्ल मार्क्स का एजम्पशन है, फाइन। तो और फिर उसके बेसिस पर अपनी थ्योरी propound करते हैं। तो ऐसे आरसी के पैसेज में ऑथर क्या करता है, अपना आर्गुमेंट देता है विदाउट एक्सप्लिसिटली टेलिंग अबाउट द एजम्पशन। दूसरा मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे डिबेट होते हैं ना, गॉड इज फॉर्मलेस और गॉड एज अ फॉर्म। दो टाइप के इन जनरल क्या है, रिलीजन तो डिफरेंट टाइप के हैं, बट अगर देखो मोटा मोटा दो टाइप के रिलीजन है, गॉड के पास फॉर्म है, गॉड के पास फॉर्म नहीं है। तो लेट्स अगर कोई रामायण महाभारत मानता है तो ये बात तो पक्के तौर पर ट्रू है कि वो मान के चल रहा है कि भगवान के हाथ पैर सब होते हैं, वरना फिर रामायण और महाभारत क्यों मानेगा, राइट। सो तो आप समझ सकते हो, अगर आपने बोला गॉड इज फॉर्मलेस और फिर उसके ऊपर आप पूरी कहानी बना ले रामायण और महाभारत की, तो मानेगा ही क्यों वो। तो रामायण और महाभारत का बेसिस ही अगर आप देखोगे, गॉड हैज अ फॉर्म। इज दैट क्लियर। ये होता है। तो बेसिकली एजम्पशन ये होगा कि अगर आप उसके एजम्पशन को चैलेंज कर दें तो इंटायर उसका आर्गुमेंट कोलैप्स हो जाएगा। तो दैट इज हाउ वी फाइंड आउट कि ये एजम्पशन है। तो बेसिकली व्हाट मस्ट बी द ट्रू बिफोर दिस आर्गुमेंट कैन एग्जिस्ट। ऑथर ने जो आर्गुमेंट बोला है वो आर्गुमेंट कब तक ट्रू स्टैंड कर सकता है, वो किस पर कि कोई जो प्रीवियस स्टेटमेंट है वो सही होना चाहिए, तभी सब्सिक्वेंट जो आर्गुमेंट उसने बनाया वो ट्रू होगा। तो बेसिकली एजम्पशन क्या आता है, आर्गुमेंट के पहले आता है। इज इट क्लियर। तो हमें बेसिकली क्या करना है कि ये फाइंड आउट करना है कि ऑथर ने जो आर्गुमेंट बनाया है वो आर्गुमेंट ट्रू हो, इसके लिए उसने क्या एज्यूम किया होगा। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं बट वेरी इजी, ट्रस्ट में। अगर आप अपने दिमाग में ये रखते हैं कि ऑथर ने क्या सोचा होगा ये अपने आर्गुमेंट बनाने से पहले, अगर आपने ये ऑथर्स के माइंडसेट से रीड करना शुरू कर दिया, अपने आप एजम्पशन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस के थ्रू ही आएगा अगर आप देखोगे तो। चलिए, तो 2023 का क्वेश्चन है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स यही पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट इंप्लाइज द मोस्ट रेशनल एजम्पशंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, ओके। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से क्या होता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है। सब्सटेंशियल चेंजेस इन लाइफ स्टाइल कैन रिड्यूस एनवायरमेंटल और हेल्थ प्रॉब्लम्स है। पहली लाइन में क्या बोला, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम होती है। फिर दूसरी लाइन की बोला सब्सटेंशियल चेंज अगर लाइफ स्टाइल में कर दो तो आप एनवायरमेंटल और हेल्थ दोनों प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हो। बट दिस आइडिया अपीयर्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अडॉप्ट। मतलब लेकिन ये जो आइडिया बोल रहे हो ना कि सब्सटेंशियल लाइफ चेंजेस इन लाइफ स्टाइल अडॉप्ट कर लो तो ये एनवायरमेंटल हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, इसको अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगली लाइन में ये एक्सप्लेन करूँगा क्यों। विद एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इंडिविजुअल एफर्ट्स कैन बी परसीव्ड एज हैविंग ए नेग्लिजिबल इफेक्ट एंड देयरफॉर लीड टू इनर्शिया। तो बेसिकली ये कह रहा है कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम के साथ इंडिविजुअल क्या सोचता है कि मेरे अकेले करने से कुछ होगा नहीं, और बात भी सही है, कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए। तो इंडिविजुअल उसकी वजह से कोई एफर्ट ही नहीं लेता, देयरफॉर लीड टू इनर्शिया। क्या चलता है, छोड़ो यार। फिर अगली लाइन भी फिर बताया, फिर अगली लाइन क्या बताएगा, तो उसने बता दिया कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्यों नहीं सॉल्व हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इनर्शिया है। और इनर्शिया क्यों है, लाइफ स्टाइल चेंज करने का, कि उसके अकेले करने से कुछ होगा नहीं। अब बताएगा कि कैसे
सब्सटेंशियल चेंजेस इन लाइफ स्टाइल बोला है कि हेल्थ प्रॉब्लम को रिड्यूस करेगा, बट ये पॉसिबल नहीं है अडॉप्ट। तो देखना हेल्थ के बारे में बताएगा। विद हेल्थ ऑन द अदर एंड इंडिविजुअल चॉइसेस कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, एंड येट बारिंग ए फ्यू देयर सीम्स टू बी सम सेम कलेक्टिव लेथार्जी टुवर्ड्स मेकिंग देयर चॉइसेस। तो कह रहा है कि हेल्थ के मैटर में हाँ यहाँ पर इंडिविजुअल एफर्ट डाले तो जीवन और मरण टाइप के डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, बट यहाँ भी वो एक्शन लेता नहीं है। तो अगर आप देखोगे मतलब कलेक्टिव लेथार्जी टुवर्ड्स मेकिंग देयर चॉइस, तो अगर मुझसे कोई इससे पूछेगा क्रक्स क्या है, तो क्रक्स बेसिकली ये बोलेगा, मेरे से अगर कोई पूछेगा तो क्रक्स इसका बेसिकली ये है कि सब्सटेंशियल चेंजेस जो लाइफ स्टाइल है और वो कैसे हेल्थ और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, है ना। तो मैं बोलूँगा इम्पॉसिबिलिटी ऑफ अडॉप्टिंग टू सब्सटेंशियल चेंजेस इन लाइफ स्टाइल एंड टैकलिंग इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स, इसके बारे में बात बता रहा है। अब इसने पूछा एजम्पशन इसने क्या बनाया होगा, अगर आप देखोगे तो एजम्पशन अगर देखोगे तो इस आर्गुमेंट को एज्यूम इसने किया होगा कि अगर आप अपने मन में सोचना चाहोगे तो ये सोचा होगा कि ये मान के चल रहा होता है कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इंडिविजुअल तो कर ही नहीं सकता है, और यही मान के चल रहा है कि जो हेल्थ प्रॉब्लम इंडिविजुअल कर सकता है बट करना नहीं चाहता है, ठीक है। और उसका क्या रीज़न है ये उसने हमें बताया नहीं है, कि लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करना चाहता है हेल्थ प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, ये उसने बताया है, पर क्यों नहीं करना चाहता ये उसने नहीं बताया अभी। तो ये हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं कि क्यों नहीं करना चाहता, हो सकता है उसको लगता हो कि बाद में जो होगा देखा जाएगा, कुछ इस टाइप का हो, या हेल्पलेस है, दोनों एजम्पशन हो सकते हैं बेसिकली। बट लेट्स गो थ्रू द पैसेज। तो एजम्पशन देखिए, मैंने रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू जो सोचा, ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू जो सोचा, और मैंने 2-3 एजम्पशन सोच लिया कि ये हो सकता है, बट लेट्स सी देखते हैं क्या है। ओके, वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्योर देन प्रिवेंशंस, मे बी मे नॉट बी, आई डोंट नो, लेट्स सी। इट इज़ द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू सॉल्व अवर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स, इसकी तो बात ही नहीं कर रहा है गवर्नमेंट की पूरे डिस्कशन में, अगर आप देखोगे तो ये एज्यूम इसने कहीं किया ही नहीं है, तो बात कर रहा है कि इंडिविजुअल कर सकता है। हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इवन इफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स गो अनअटेंडेड, हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इवन इफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स गो अनअटेंडेड, पहली ही लाइन को निगेट कर रहा है, जबकि कितना गलत है कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है। तो भैया जब तक आप एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स नहीं टैकल करोगे हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो सकती है, अब इसी को निगेट कर रहा था, ऑप्शन सी भी गया। डी, लॉस ऑफ द ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल्स एंड इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज़ की डिस्कशन ही नहीं हो रहा है ब्रो, इस वजह से सी भी गया। बचा सिर्फ यही है जो मैंने आपको एजम्पशन मैंने 2 सोचे थे कि ये वो हेल्पलेस है, या तो सोच रहा है कि जब आएगा तब देखा जाएगा। तो मतलब क्या, जब क्रिटिकल स्टेज आ जाएगी तभी देखेंगे। तो वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्योर देन प्रिवेंशन, क्योर क्या होता है, जब एकदम बेड रिटर्न हो गया तभी हॉस्पिटल जा रहा है, पहले कोई टेक केयर नहीं कर रहा है। फाइन, तो विद दिस ऑप्शन ए इज करेक्ट। फाइन, नाउ कमिंग टू द एजम्पशन 2023। एजम्पशन 2023 में अगर आप आएंगे तो इंडिया शुड इंश्योर द ग्रोथ ऑफ डिजिटल इकोनॉमी, एजम्पशन ही पूछ रहा है, वाइल कीपिंग पर्सनल डेटा ऑफ द सिटीजन सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड। वो कह रहा है कि इंडिया को इंश्योर करना चाहिए ग्रोथ ऑफ डिजिटल इकोनॉमी, बट एट द सेम टाइम उसको सिटीजन के जो पर्सनल डेटा उसको सिक्योर एंड प्रोटेक्ट रखना चाहिए। फिर बताएगा क्यों, देखना वही बताएगा क्यों। नो वन विल इनोवेट इन सर्विलांस और एनवायरमेंट और ए प्लेस वेयर एन इंडिविजुअल्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज कॉम्प्रोमाइज्ड। तो बता दिया कि भाई डिजिटल इकोनॉमी की ग्रोथ कभी हो ही नहीं सकती है अगर आपने एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट नहीं बनाया है। ये उसने अगर देखा जाए तो एज्यूम ही कर लिया है, ये अगर आप देखोगे तो क्यों मान के चल रहा है। तो बेसिकली इनोवेशन नहीं होगा अगर आप उसके पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट नहीं करोगे। द अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ डेटा मस्ट रिसाइड, उसी को फिर सपोर्ट कर रहा है, विद द इंडिविजुअल्स हु जनरेट इट, दे शुड बी एनेबल टू यूज, रिस्ट्रिक्ट और मोनेटाइज इट एज द विश। देयरफॉर डेटा प्रोटेक्शन लॉज शुड इनेबल द राइट काइंड ऑफ इनोवेशंस, वन दैट इज यूजर सेंट्रिक एंड प्राइवेसी प्रोटेक्टिंग। तो बेसिकली डिजिटल इकोनॉमी की ग्रोथ तभी हो सकती है जब आप उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करें। एजम्पशन इसका यहीं पर लाई कर रहा है कि जब तक आप प्राइवेसी नहीं इंश्योर करोगे तो ग्रोथ होगी ही नहीं। ओके, देखते हैं इसने क्या सोचा। मैंने तो यही सोचा है, प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइवेसी इट नॉट जस्ट रॉ बट इट हैज़ वैल्यू टू द इकोनॉमी। हाँ, डिजिटल इकोनॉमी की बात हो तो रही है,
कि अगर आप प्राइवेसी प्रोवाइड करोगे, प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइवेसी कह रहा है, इट इज नॉट जस्ट राइट बट इट हैज़ वैल्यू टू द इकोनॉमी। बात भी सही है, हाँ, और क्या, कि जब तक आप प्रोटेक्ट उसके राइट्स नहीं करोगे तब तक डिजिटल इकोनॉमी ग्रो नहीं होगी, इनोवेशन नहीं होगा भाई, इनोवेशन नहीं होगा तो इकोनॉमी ग्रो नहीं होगी। देयर इज अ फंडामेंटल लिंक बिटवीन प्राइवेसी एंड इनोवेशन, बोला ना, दूसरी लाइन में बोल रहा है, यही तो उसका जंक्शन था कि प्राइवेसी प्रोवाइड करो, इनोवेट लोग करेंगे, नहीं प्रोवाइड करोगे कोई इनोवेशन नहीं होगा। आई विल गो विद सी, बोथ करेक्ट, ये इसका आंसर भी है, ऑप्शन सी करेक्ट इसका। नाउ कमिंग टू दिस 2023 क्वेश्चन है, फूड एंड कंजम्पशन पैटर्न्स हैव चेंज, कोई एजम्पशन इसने पूछा है और डिफरेंट टाइप के स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, फूड कंजम्पशन पैटर्न्स हैव चेंज सब्सटेंशियली इन इंडिया ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स। तो एक्सप्लेन करेगा कैसे फूड कंजम्पशन पैटर्न चेंज हुए। दिस हैज रिजल्टेड इन द डिसअपियरेंस ऑफ मैनी न्यूट्रिशियस फूड सच एज मिलेट्स। ओके, मतलब मिलेट्स कह रहा है कंजम्पशन गायब ही हो गया, ऐसे चेंज हुआ फूड कंजम्पशन पैटर्न। वाइल फूड इन प्रोडक्शन हैज इंक्रीज ओवर 5 times सिंस इंडिपेंडेंस, इट हैज नॉट सफिशिएंटली एड्रेस्ड द इशू ऑफ माल न्यूट्रिशन। Okay, for long, the agriculture sector focused on increasing food. तो बेसिकली वो बात क्या कर रहा था कि फूड प्रोडक्शन क्रेन तो 5 times बढ़ गया है सिंस इंडिपेंडेंस, बट इट हैज़ नॉट सफिशिएंटली एड्रेस द इशू ऑफ माल न्यूट्रिशन, इसने एड्रेस नहीं किया है। ओके, फॉर लॉन्ग द एग्रीकल्चर सेक्टर फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन पर्टिकुलरली स्टेपल्स, कह रहा बहुत समय से स्टेपल प्रोडक्शन में फोकस किया गया, विच लेड टू द लोअर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ इंडिजिनस ट्रेडिशनल क्रॉप्स एंड ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड अदर वेजिटेबल्स। बेसिकली बता रहा है कि टिल्ट जो बायस्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पैटर्न है उसकी वजह से भी क्या कहते हैं कि ये फ्रूट्स और अदर वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन नहीं हुआ है, तो डायरेक्ट किस पे इम्पैक्ट करेगा, कंजम्पशन में भी इम्पैक्ट करेगा या मालनरिशमेंट की ओर लीड करेगा हमें, इम्पैक्टिंग फूड एंड नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन द प्रोसेस। वही जो मैंने भी बोला, फर्दर इंटेंसिव मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कैन परपेचुएट the food and nutritional security problem by degrading the quality of land, water, food derived through them। बेसिकली जो राइस बॉल ऑफ द कंट्री यानी पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में हो रहा है वही किसी बात कर रहा है अगर आप देखोगे तो। अगेन तो मैं इसका क्रक्स सोचूंगा तो क्रक्स बेसिकली क्या बता रहा है कि कुछ बायस्ड क्या कहते हैं कि अनसस्टेनेबल या बायस्ड पैटर्न ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न हुआ है और फूड कंजम्पशन चेंज हुआ है और दैट इज डायरेक्टली चैलेंजिंग क्या न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी हैम्पर कर रहा है। ये है इसका क्रक्स। अब इसमें एजम्पशन अगर आप देखोगे तो एजम्पशन बेसिकली एजम्पशन अगर आप इसमें देखोगे तो बहुत सारे इसमें एजम्पशन हो सकते हैं कि ये मान के चल रहा है कि मैं अगर दो तीन अगर एजम्पशन में सोचूंगा कि एक एजम्पशन ये कि क्रॉपिंग पैटर्न की वजह से ही लोगों की इकोसिस्टम खराब हो रहा है, ये भी एक हो सकता है एजम्पशन। दूसरा एजम्पशन ये हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं ले रही है, गवर्नमेंट ही प्रोड्यूस कर रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है, कुछ कुछ इस टाइप का हो सकता है, ठीक है। तीसरा एजम्पशन ये भी हो सकता है कि जो प्रोड्यूसर है वो इसी सर्टन टाइप की क्रॉप्स को कर रहे हैं, हो सकता है कोई इकोनॉमिक इंसेंटिव, कुछ इस टाइप के मैं बना सकता हूँ, बट चलिए देखते हैं आगे क्या है। ओके, तो मैं अगर ऑप्शन रीड करूँगा A 1 to 4, B 2 3, C 3 4 और D 1 2 3 4, अगर मैं कहीं से फाइंड आउट कर लूँ कि ऑप्शन 4 इनकरेक्ट है, मेरा लाइफ बहुत आसान हो जाएगा। लेट्स रीड ऑप्शन 4। फॉर द प्रेजेंट मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस फार्मर रिसीव सब्सिडीज इन वेरियस वेज। ओके, एंड गवर्नमेंट ऑफर्स रेम्यूनरेटिव प्राइसेस फॉर ग्रेन्स एंड देयरफॉर दे डू नॉट टेंड टू कंसीडर क्रॉप डाइवर्सिटी। ये एजम्पशन लाइकली टू बी करेक्ट या इनकरेक्ट हो सकता है, बट लेट्स सी। मतलब एक्चुअली में आउट ऑफ द टॉपिक भी है क्योंकि इसने कहीं भी ये बोला नहीं है, कोई मतलब इसका सपोर्ट नहीं मिला पैसेज में अगर आप देखोगे तो। जब इसका सपोर्ट नहीं मिल रहा तो हम स्टेटमेंट 4 इनकरेक्ट मान सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से डी गया, सॉरी, और सी गया और ए गया। और थोड़ा सा अगर रीड करते हैं, चलिए देखते हैं। डिपेंडेंस 2 and 3 रीड करते हैं लेट्स से, या पहला रीड करते हैं। टू इम्प्लीमेंट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसकी तो बात ही नहीं हो रही यार। 1 की वजह से ए गया और 1 की वजह से डी गया।
वी आर लेफ्ट विथ 2 and 3, 3 and 4. 2 and 3 को रीड करते हैं. डिपेंडेंस ऑन ए फ्यू क्रॉप्स हैज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम. ये तो इसका तो मुझे एविडेंस में मिल रहा है, पैसेज में बार बार चीख चीख के बोला हुआ है कि डिपेंडेंस ऑन फ्यू क्रॉप्स हैज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम्स. बोला ना कि इंटेंसिव मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैन परपेचुएट फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम बाय डिग्रेडिंग क्वालिटी ऑफ द लैंड बेसिकली इकोसिस्टम और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी रिलेटेड टू हेल्थ. इस वजह से 2 तो करेक्ट है. थर्ड, गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग फूड प्लानिंग नीड टू इनकॉर्पोरेट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी. 2 and 4 मैं टिक कर सकता था, बट 2 and 4 तो उसमें ऑप्शन है ही नहीं, तो 2 तो पक्के तौर पर करेक्ट है. तो मेरा जो डाउट था कि 4 करेक्ट हो गए, क्योंकि 2 तो पक्के तौर पर उसका सपोर्ट तो है डायरेक्ट पैसेज में. 4 का डायरेक्ट पैसेज में डायरेक्टली सपोर्ट नहीं है. मैंने एज्यूम जरूर किया था, आई डू इट, बट इसका डायरेक्ट पैसेज में सपोर्ट नहीं. वही बोला, एजम्पशन बेसिकली क्या होगा, एजम्पशन होता है कि ऑथर कोई आर्गुमेंट बना रहा है, उसके पहले उसने कुछ सोचा होगा. थ्रू आउट हिज आर्गुमेंट में उसने कहीं भी गवर्नमेंट सपोर्ट की बात ही नहीं कही है, एंड हैंस फोर्थ हम वो एज्यूम लाइकली इग्नोर कर सकते हैं. तो ऑप्शन 2 ही करेक्ट होगा. ठीक है, तो 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. इधर क्लियर? आगे बढ़ते हैं. एजम्पशन 2024. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई गेस. व्हेन ए चाइल्ड रीचेस एडोलेसेंस देयर is apt to be I guess something interesting, to be a conflict between the parents and the child, since the latter considers himself to be now by quite capable of managing his own affairs. वो कह रहा है कि जब बच्चा एडोलेसेंस एज में होता है तो कुछ कन्फ्लिक्ट होता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच, क्योंकि बच्चों को मानता है कि वो 30 मार खान बन चुका है वो बेसिकली. मतलब डोंट गो बाय दिस जोक. वेल द फॉर्मर आर फिल्ड विद द पेरेंटल सॉलिट्यूड, जबकि पेरेंट्स के बारे में बोल रहा है कि वो अपना समझते हैं कि उनकी पर्टिकुलर विच इज़ ऑफन डिस्गाइज फॉर द लव फॉर पावर. बेसिकली वो सोचते हैं कि हम उनके पेरेंट्स हैं तो हमें डिसाइड करेंगे. तो एक सर्टन काइंड ऑफ वी आर द करता दाता ऑफ आवर चाइल्ड. बेसिकली एक अथॉरिटी टाइप के होते हैं अगर आप देखोगे तो. पेरेंट्स कंसीडर यूजली दैट द वेरियस मोरल प्रॉब्लम्स विच अराइज इन द एडोलेसेंस आर पेक्युलरली देयर प्रोवेंस. ओके, वो बताएं हम ही प्रॉब्लम, पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं हम ही प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर प्रोवाइड कर सकते हैं. द ऑप्शन एक्सप्रेस हाउएवर आर सो डॉगमेटिक, मतलब कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी, दैट द यंग सेल्डम कन्फाइड इन देम एंड यूजुअली गो देयर ओन वे इन सीक्रेट. तो सुन लेता है बट करता अपने मन की. बेसिकली आप देखोगे तो कि चुपचाप में सुन इग्नोर करता रहता है, बट वो अपने डायरेक्शन में चलता रहता है. वो इसकी बात कर रहा है. चलिए रीड करते हैं. एजम्पशन इसमें क्या है. एजम्पशन अगर मुझसे कोई पूछेगा कि इसका एजम्पशन क्या है, तो ये मान के चल रहा है कि कुछ चीज़ें मान के चल रहा है. पहली चीज़ मान के चल रहा है कि कन्फ्लिक्ट होता है पेरेंट और चाइल्ड के बीच, और ऐसा इस वजह से होता है कि पेरेंट डॉगमेटिक. ये इसका एजम्पशन है. ये इसने लिबरल पेरेंट्स के बारे में सोचे नहीं है. ठीक है, तो ये मान के चल रहा है कि पेरेंट्स लिबरल वो डॉगमेटिक होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं. ठीक है, और जो लव ऑफर करते हैं वो बेसिकली क्या है, लव होता नहीं, वो पावर एक्सर्शन होता है. ये उसका वो है. आउट ऑफ केयर भी तो पेरेंट्स यार केयर करते हैं. उनको पता है कि भाई ये बच्चा अगर वो दारू पीने की कोशिश कर रहा है तो बर्बादी होगा, तो आउट ऑफ केयर है. यू कैन नॉट क्लेम कि ये जो भी कुछ एक्शन हो, जो भी कुछ पेरेंट्स उसको रोक रहे हैं अल्कोहल पीने के लिए, वो आउट ऑफ लव है, केयर है, अथॉरिटी नहीं कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना. बट ऑथर मान के चल रहा है कि नहीं, वो जो भी कुछ कर रहे हैं वो पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं इन द गार्ब ऑफ लव. दैट्स नॉट फैक्ट, बट एनीवे दैट्स अ डिफरेंट वे. बट एजम्पशन ऑथर का ही है. बेसिकली 2-3 एजम्पशन बेसिकली ये हो सकते हैं. ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या हो सकता है. ओके, द एडोलेसेंस डज नॉट फील कंफर्टेबल विद हिज पेरेंट्स बिकॉज दे टेंड टू बी डोमिनेटिंग एंड असर्टिव. यही तो मैंने बोला था ये वाला कि लव इन द मतलब प्यार की आड़ में पावर एक्सर्ट करना. ठीक है, ये ऑथर का एजम्पशन था. द एडोलेसेंट ऑफ मॉडर्न टाइम्स डज नॉट हैव मच रिस्पेक्ट. इसकी तो बात ही नहीं हो रही, तो उसको एलिमिनेट कर दो. तो वी आर लेफ्ट विद ओनली ऑप्शन, सॉरी नॉट बी, ओनली ऑप्शन ए. इज दैट क्लियर? अब हम आते हैं कोरोलरी. कोरोलरी का मतलब ये होता है बेसिकली कि हमने कोई पैसेज रीड किया, ठीक है, और उसका एक लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस होता है पैसेज का. ठीक है, और तो वो कंक्लूजन हो जाएगा. बट ये ऐसा कंक्लूजन नहीं होता अगर आप देखोगे तो. ये बेसिकली ये हो जाएगा कि
कि एक तरीके से कि जो आर्गुमेंट पेश हुआ और जो इसके बाद जो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस आया है, उसके बाद जो नेक्स्ट उसका जो बोल सकते हैं कि ब्रांच आउट हो सकते हैं, जो डिफरेंट टाइप के जो स्टेटमेंट और ब्रांच आउट हो सकते हैं, जो डायरेक्ट लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस है, डायरेक्ट कनेक्शन रखते हैं, वो कोरोलरी होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि मान लो एग्जांपल ये है कि एक्सेसिव सोशल मीडिया यूसेज रिड्यूसेस अटेंशन स्पैन एंड अफेक्ट्स प्रोडक्टिविटी। ये पैसेज लेट से था। अभी पैसेज क्या बोल रहा है कि सोशल मीडिया का अगर ज़्यादा यूज करते हो तो इससे अटेंशन स्पैन और प्रोडक्टिविटी दोनों कम होती है। अटेंशन स्पैन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों कम होती है। ठीक है, तो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि इसमें लॉजिकल कंक्लूजन क्या है, लॉजिकल कंक्लूजन यही है कि भाई अगर आप एक्सेस यूज सोशल मीडिया करते हो तो आपका अटेंशन कम होता है। ये लॉजिकल कंक्लूजन है। ठीक है, कोरोलरी इसमें क्या हो सकती है, पीपल हु लिमिट सोशल मीडिया यूज आर लाइकली टू बी मोर प्रोडक्टिव। देखो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस मैंने क्या निकाला था कि उसकी प्रोडक्टिविटी, उसका अटेंशन स्पैन कम हो सकता है। ये पैसेज में ही दिया हुआ है। ठीक है, और इसका डायरेक्ट लिंकेज अगर आप देखोगे इस स्टेटमेंट का है किससे, पीपल हु लिमिट सोशल मीडिया यूज आर लाइकली टू बी मोर प्रोडक्टिव। तो जो भाई सोशल मीडिया यूसेज अपना कम कर लेता हो तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा है प्रोडक्टिव हो, क्योंकि उसका अटेंशन स्पैन ज़्यादा होगा। राइट, तो आप देख सकते हो कोरोलरी जो होता है वो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस जो ऑथर ने बनाया पैसेज में उससे डायरेक्ट कनेक्शन रखता है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो बेसिकली जो कोरोलरी होता है दैट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस होता है। आपने पैसेज रीड किया, पैसेज में कोई कॉन्सिक्वेंस होगा, पैसेज रीड किया, पैसेज में एक कॉज इफेक्ट जाता है और टुवर्ड्स द एंड फिर उसका इफेक्ट एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, तो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस एक्सप्लेन किया गया उस पैसेज में, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर आ जाए जो उससे रिलेटेड हो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस, वो कोरोलरी हो जाता है। जैसे मैं आपको सोशल मीडिया में एग्जांपल बताया। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को तो बेसिकली कोरोलरी क्या है, इट हैज स्ट्रॉन्ग लिंकेज विद द लॉजिकल कंक्लूजन, ये लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस जो निकाला गया है। बट अब कंफ्यूजन यहाँ पे इन्फ्रेंस से भी हो सकता है। ठीक है, तो इन्फ्रेंस क्या होता है, इन्फ्रेंस कई सारी निकाली जा सकती हैं लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस के बाद। तो इन्फ्रेंस में अगर आप देखोगे एलिमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी आ जाता है, बट कोरोलरी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंकेज होता है कॉन्सिक्वेंस के साथ। फाइन, तो कोरोलरी इज स्ट्रॉन्गर देन इन्फ्रेंस होता है। अब अप्रोच कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, तो सिंपल सी बात है, कोरोलरी अगर आप देखोगे कोरोलरी स्टैंड किस पे करती है, कोरोलरी इस बात पे स्टैंड करती है कि ऑथर ने जो बोला है वो 100% ट्रू है, तभी जो कोरोलरी में बता रहा हूं वो ट्रू होगी। फाइन, तो बेसिकली आपको आइडेंटिफाई करना कोर आर्गुमेंट क्या है, बेसिकली इंट्रो कंक्लूजन में पता चलता है। फिर क्वेश्चन आप अपने आप से पूछे कि अगर ऑथर 100% करेक्ट है देन व्हाट मस्ट ऑल्सो बी ट्रू। तो ऑथर ने जो बोला है मस्ट ऑल्सो बी ट्रू, व्हाट मस्ट ऑल्सो बी ट्रू। तो ऑथर ने जो बोला है और वो 100% ट्रू है देन व्हाट मस्ट ऑल्सो बी ट्रू, दैट इज द कोरोलरी। बट अगर ये हो जाए कि ऑथर ने कुछ बोला है एंड व्हाट मे बी ट्रू, व्हाट मे बी ट्रू, तो वो इन्फ्रेंस है, तरह मैं क्या क्या इन्फर कर रहा हूं टर्म से पता चल रहा है। दूसरा, पैसेज के कंटूर में भी आपको लिमिट करके रखना है। अगर उस कोरोलरी का एविडेंस पैसेज में नहीं मिल रहा है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, कॉमन ट्रैप अगर आप देखोगे एक्सटर्नल नॉलेज एग्जामिनर्स यूज करता है, उसमें स्टेटमेंट में दिखाएगा कोरोलरी पर होता नहीं है, इमोशनल इंटरप्रिटेशन करा देगा तो आप बह जाओगे। ठीक है, फिर इन्फ्रेंस को कोरोलरी से कंफ्यूज करता है, बट मैंने बता दिया कोरोलरी क्या होता है, इट हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग लिंकेज विद लॉजिकल कंक्लूजन, बट इन्फ्रेंस वाइडर मतलब नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग, मे का एलिमेंट होता है बेसिकली, बट कोरोलरी मस्ट होता है, इसका पक्के तौर पर कनेक्शन होता है लॉजिकल कंक्लूजन से जो पैसेज में बना है। ठीक है, आगे आते हैं, तो क्वेश्चन देखते हैं कोरोलरी का है ये, व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल कोरिलेशन, दिस इज सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक से कोरोलरी है टू द अबव पैसेज है। ओके, द रूरल पुअर across the world including India have contributed to the human induced climate change. Rural poor across the India have contributed little to the human induced climate change, yet they are on the front line in coping with its effect. कह रहा है कि रूरल पुअर जो across the world है, पर्टिकुलरली इंक्लूडिंग इंडिया में भी, उनकी वजह से क्लाइमेट चेंज
कम हुआ है, बट सबसे ज़्यादा बीरिंग उन्हीं के ऊपर होती है। फार्मर्स कैन नो लॉन्गर रिलाई ऑन हिस्टोरिकल एवरेज फॉर रेनफॉल्स एंड टेम्परेचर्स एंड द मोर फ्रिक्वेंट एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स सच एज ड्राउट्स एंड फ्लड्स कैन स्पेल डिजास्टर्स हैं। ओके, बता रहा, देख रहे फार्मर्स को सबसे पहले टैकल किया है अपने इस आर्गुमेंट में कि रूरल पोस्ट में कौन आएंगे, फार्मर्स आएंगे, और एक्सप्लेन करा बेसिकली पहली लाइन को कैसे वो क्लाइमेट वो कंट्रीब्यूट कम करते हैं बट क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को बियर कर रहे हैं। एंड देयर आर न्यू थ्रेट्स सच एज सी लेवल राइज एंड द इम्पैक्ट ऑफ मेल्टिंग ग्लेशियर्स ऑन वाटर सप्लाई। हाउ सिग्निफिकेंट आर स्मॉल फॉर्म्स की बात करने लगा। एज मैनी एज 2 बिलियन people हैं worldwide depend on them for their food and livelihood. Smallholder farmers in India produce 41% of the country's food grains and other food items that contribute to the local and national food security. तो बेसिकली इस पूरे पैसेज में बात की है कि कैसे रूरल पर सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है डिस्पाइट कॉन्ट्रीब्यूटिंग लेस, और हाउ उनके ऊपर जो क्राइसिस आ रहा है, तो हाउ इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द थ्रेट टू द नेशनल फूड सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये है। अब करोलरी देखना इससे क्या राउंड हो सकते हैं। लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ने बता दिया कि भाई सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कौन है पूरे पैसे में, क्या कर रहा है कि जो रूरल पुअर है, और उसने एग्जाम्पल रहा स्मॉल फार्मर्स का। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंस निकाला कि सबसे ज़्यादा कॉन्सिक्वेंस ने ये निकाला कि इसकी वजह से फूड सिक्योरिटी थ्रेट में आ सकती है। अब देखो इसी के आसपास दूसरे स्टेटमेंट्स आएंगे इस लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस के बाद नेक्स्ट क्या हो सकता है। ठीक है, तो सपोर्टिंग स्मॉल फार्मर्स इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन एजेंडा रिगार्डिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि इसका अब देखो पैसेज में डायरेक्ट इसका सपोर्ट भी है कि स्मॉल होल्डर्स की वजह से क्या, स्मॉल जो फार्मर्स हैं वो इम्पैक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज से, उसकी वजह से प्रोडक्शन इम्पैक्ट हो रहा है, प्रोडक्शन इम्पैक्ट होने से क्या हो रहा है, कॉन्सिक्वेंस क्या है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी थ्रेट में है। तो कह रहा है कि जो ये स्मॉल फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हो कितना लॉजिकली कनेक्टेड है विद कॉन्सिक्वेंस। पुअर कंट्रीज हैव लिटिल टू रोल प्ले इन द मिटिगेशन ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, इसका तो डिस्कशन ही नहीं हो रहा कहीं पैसेज में। ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ फार्मर हाउस होल्ड इंडिया विल नॉट हैव द फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम, ये भी बात नहीं हो रही है। और इनफैक्ट इंडिया का तो उसने एग्जाम्पल दिया इंक्लूडिंग इंडिया कैसे प्रभावित हो गई। ओनली स्मॉल होल्डर फार्मर्स इन इंडिया कैन इंश्योर, इसकी बात नहीं, और एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया तो उसको डिलीट करते हुए लेफ्ट इज ओनली ऑप्शन ए। ठीक, अब कोरोलरी 2019 में आते हैं। ओके, with the digital phenomena restructuring most social sectors, it is little surprise that global trade negotiations are now eyeing the digital area in an attempt to preemptively colonize it। तो कह रहा है कि डिजिटल फिनोमेना रिस्ट्रक्चर कर रहा है सोशल सेक्टर्स को, इसकी वजह से जो ग्लोबल ट्रेड नेगोशिएशंस हैं वो एक्चुअली में इस डिजिटल एरिया को कॉलोनाइज करना चाहते हैं या बोलो मोनोपलाइज करना चाहते हैं। बिग डेटा इज फ्रीली कलेक्टेड और माइंड फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज and converted into digital intelligence in developed world। ठीक है, the intelligence begins to control different sectors and extract monopoly rents हैं। तो बता रहा है कि कैसे इंटेलिजेंस जो बिग डेटा के थ्रू, बिग डेटा कहाँ से क्रिएट किया गया, डेवलपिंग कंट्रीज से। कौन कर रहा है, डेवलप्ड वर्ल्ड। तो बेसिकली डिजिटल इंटेलिजेंस गैदर कर रहे हैं और कैसे फिर वो यूज करते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए। लार्ज फॉरेन कंपनी प्रोवाइडिंग कैब सर्विस, एग्जाम्पल्स ने दिया। फॉर इंस्टांस इज नॉट वर्क ऑफ कार्स or drivers, it is digital intelligence about commuting, public transport, roads, traffic, city events, personal behavioral characteristics of computers and drivers and so on। However, one of the following is the most, अब तो बेसिकली आप समझ सकते हो कि बाई डिजिटल इंटेलिजेंस को डेटा को बेसिकली मोनोपलाइज करने की कोशिश की जा रही है डिजिटल एरिया में, अगर आप देखोगे तो। और उसके बेनिफिट्स अलग अलग हैं अगर देखो, क्योंकि डिजिटल इंटेलिजेंस गैदर होती है, फिर उससे अपना लोग अपना इकोनॉमिक बेनिफिट्स बनाते हैं। ठीक है, तो कोरोलरी आप देखना इसकी कॉन्सिक्वेंस क्या है कि कैसे डिजिटल इंटेलिजेंस अपने बेनिफिट के लिए लोग वेस्ट वर्ल्ड यूज कर रहा है बेसिकली। एग्जाम्पल उसने एक फॉरेन कंपनी का दिया। ग्लोबलाइजेशन इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एज इट अंडरमाइन इट्स, ग्लोबलाइजेशन की तो बात ही नहीं हो रही इस पैसेज में, तो इसको एलिमिनेट कर दो। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, इंडिया शुड बी केयरफुल टू प्रोटेक्ट इट्स डिजिटल सॉवरेनिटी इन ग्लोबल ट्रेड टॉक्स। कोरोलरी, हाँ इसका यार लिंक तो है। ठीक है, क्योंकि इट इज़ लिटिल सरप्राइज दैट ग्लोबल ट्रेड नेगोशिएशंस आर नाउ आइंग द डिजिटल एरिया इन एन अटेम्प्ट टू प्रीएम्प्टिवली कॉलोनाइज इट। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि इंडिया को बेसिकली
शुड बी केयरफुल एनफ टू प्रोटेक्ट द डिजिटल सोवरेनिटी। इंडिया शुड चार्ज मोनोपोली रेंट्स, इसकी तो बातें नहीं कर रहा है, फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनीज। द लॉस ऑफ द बिग डेटा फ्रॉम इंडिया इज प्रोपोर्शनल टू द डिग्री और वैल्यू, इसकी तो बात नहीं कर रहा है। सिर्फ ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है, बी बचता है। ठीक है, तो कोरोलरी अगर आप देखोगे तो कोरोलरी बेसिकली जो पैसेज में जो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस एक्सप्लेन किया गया है उसके साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंकेज रखता है। ठीक है, जस्ट नेक्स्ट स्टेप होता है। फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन के बहुत ईजी होते हैं और ये मस्ट बी अटेम्प्टेड, क्योंकि इनका डायरेक्ट आंसर पैसेज में दिया होता है। जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन को एक बार वैलिडेट करना है कि पैसेज में है कि नहीं, और उसको सॉल्व करो। जैसे अनलेस द फोर्सेज एंड टेंडेंसीज, इस मान लो इसमें क्या करूँ, अकॉर्डिंग टू द पैसेज गिवन अबाउट डिफॉरेस्टेशन एंड डेनुडेशन विल अल्टीमेटली लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, अनलेस द फोर्सेज and tendencies which are responsible for destroying the country's environment are checked in the near future and afforestation of denuded areas is taken up on a massive scale, the harshness of the climatic conditions and soil erosion by wind and water will increase to such an extent that agriculture, which is the mainstay of our people will gradually become impossible। तो क्वेश्चन अगर क्या था कि पैसेज के अकॉर्डिंग डिफॉरेस्टेशन एंड डेनुडेशन विल अल्टीमेटली लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो अगर आप देखोगे पहली लाइन से हमें आंसर मिल रहा है कि क्या क्या होगा। कि डिफॉरेस्टेशन डेनुडेशन करने से क्या होगा, तो क्या होगा, इससे सॉइल इरोजन हो जाएगा अगर आप देखोगे तो। ठीक है, पढ़ सकते हो फिर से इसको कि अनलेस द फोर्सेज एंड टेंडेंसीज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग द कंट्रीज एनवायरमेंट आर चेक्ड इन नियर फ्यूचर एंड अफॉरेस्टेशन ऑफ डेन्यूड एरियाज इज टेकन अप ऑन अ मैसिव स्केल, द हार्शनेस ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड सॉइल इरोजन बाय विंड एंड वाटर यानी सॉइल इरोजन हो रहा है आप देखोगे तो, विल इंक्रीज टू सच एन एक्सटेंट दैट एग्रीकल्चर, और किसकी वजह से हो रहा है, ये डेन्यूटेड एरियाज का फॉरेस्टेशन नहीं हुआ है, ये डेन्यूटेड एरियाज बढ़ रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ठीक है, आगे और पढ़ लेते हैं। द डेजर्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड अवर डेजर्ट एरियाज इन राजस्थान आर गिविंग रिमाइंडर ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन। तो कह रहा देख रहे हो डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हुआ, मतलब सॉइल इरोजन ही हुआ था अगर आप देखोगे राजस्थान वगैरह में तो, और पानी की प्रॉब्लम हुई थी। पॉकेट्स ऑफ डेजर्ट्स लाइक लैंडस्केप्स आर नाउ अपीयरिंग इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग द सतलज गंगा प्लेन and the Deccan Plateau, where only a few decades back there used to be a lush green यानी कि फॉरेस्ट विथ पेरेनियल स्ट्रीम्स एंड स्प्रिंग्स, अब जो कि नहीं है, मतलब पानी ही नहीं है। तो बेसिकली डेनुडेशन और डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हुआ है अगर देख सकते हो तो सॉइल इरोजन हुआ है और पानी की कमी हुई है। तो इसमें ऑप्शन क्या है, लैक ऑफ वाटर फॉर कल्टिवेशन, फाइन, एंड डिप्लीशन ऑफ सॉइल रिसोर्स, ये भी सही है। शॉर्टेज ऑफ लैंड फॉर द कॉमन मैन, ये नहीं है। स्टेटमेंट 2 तो गलत है, 1 और 3 आप देख लो कहीं पर पढ़ा होगा तो ऑप्शन सी करेक्ट है। फाइन, दूसरा आप ऐसे देख सकते हो जो स्टेटमेंट 2 है वो पैसेज में कहीं डिस्कस ही नहीं हुआ है, तो जब स्टेटमेंट 2 है नहीं तो ए गया, बी गया और डी गया, बचा ऑप्शन सी। नाउ लास्ट क्वेश्चन, हाउ बेस्ट कैन द प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉट बी एड्रेस्ड सो दैट the losses are minimal and the system becomes resilient? How best can the problems of floods and droughts can be addressed so that losses are minimal and the system becomes resilient? Fine. In this context, one important point that needs to be noted is that India gets too much water, about 75% of annual precipitation during 120 days and during rainy season, and too little for the remaining 245 days. तो basically कह रहा है कि इस this skewed water availability has to be managed and regulated for its consumption throughout this year। तो बेसिकली कह रहा है कि हम कितने अच्छे तरीके से प्रॉब्लम ऑफ फ्लड एंड ड्रॉट्स को एड्रेस कर सकते हैं ताकि जो लॉसेज हैं वो कम से कम हो और सिस्टम रेजिलेंट हो। और फिर वो एक्सप्लेन करने लगा कि इंडिया में भी सिचुएशन क्या है, रेनी सीजन 120 दिन होता है, बाकी दिन पे एकदम बारिश नहीं होती है। ठीक है, तो वाटर जो रेनफॉल है वो स्क्यूड है, तो हमें उसी हिसाब से मैनेज करना चाहिए। देखते हैं इसके सपोर्ट में क्या बोल रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द प्रैक्टिकल रेशनल एंड लास्टिंग सोल्यूशंस।
लास्टिंग सोल्यूशन सिंपल क्या है, जो वाटर गिरा उसको मैनेज करना है हमें, यही है। अब कैसे मैनेज करना है वो हमें देखना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या, बेस्ट रिफ्लेक्ट्स है कंस्ट्रक्टिंग ह्यूज कंक्रीट स्टोरेज टैंक्स एंड कैनाल्स अक्रॉस द कंट्री, दिस मे बी द आंसर, बट लेट्स कीप इट, क्योंकि हमें एक ऑप्शन निकालना है। चेंजिंग द क्रॉपिंग पैटर्न एंड फार्मिंग प्रैक्टिस, इसकी बात ही नहीं है, इसको एलिमिनेट कर दो। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अक्रॉस द कंट्री, ये हो सकता है बट कॉस्ट इसकी काफ़ी है, बट ओके कीप इट। बफर स्टॉकिंग ऑफ वाटर थ्रू डैम्स एंड रिचार्जिंग एक्विफर्स, इसमें पैसा नहीं लगना यार, इसको ही कर लो। देखो इसमें इसको करने लगो तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगी। फिर क्या करें, कंस्ट्रक्टिंग कर दो, यूज़ कह रहा है यूज़ कंक्रीट स्टोरेज टैंक्स को कंक्रीट करो अक्रॉस द नेशंस, तो इन सब में देखो कॉस्ट बहुत लगेगी। आप क्या करोगी, बफर स्टॉकिंग ऑफ वाटर थ्रू डैम्स एंड रिचार्जिंग एक्विफर्स करो, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, मेरे ख्याल से यही मोस्ट प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन के जो क्वेश्चन हैं बहुत ही आसान होते हैं। पैसेज में जाओ, अगर उस इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट करने वाली चीज़ें दी हुई हैं तो आप उसको करेक्ट मान लो, अदरवाइज नहीं। तो विद दिस इज द अप्रोच एंड दैट इज हाउ यू शुड बी अप्रोचिंग इट। तो आप देख सकते हो पूरा, अगर आप देखो, मैंने एक चीज़ याद रखनी, पैसेज को कैसे पढ़ना है। फर्स्ट टू लाइन्स को बहुत आसान स्लो पढ़ना है, फिर फैक्ट्स आते हैं उसको बहुत जल्दी से पढ़ना है, फिर देखना है कि ऑथर ने क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफर किया कि नहीं, उसको स्लो पढ़ना है, बट हाउएवर इस टाइप के, और फिर देयरफॉर कंक्लूजन को स्लो पढ़ना है। और फिर इसके बाद मतलब पहले क्वेश्चन पढ़ा, फिर पैसेज को इस तरीके से पढ़ा, फिर अपने दिमाग में सोचा कि आंसर क्रक्स क्या हो सकता है, और फिर इसके बाद ऑप्शंस में गए, तो और ऑप्शंस में फिर एलिमिनेट भी करते हैं यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ लॉजिक, कि आउट ऑफ द पैसेज है, ये एक्सट्रीम वर्ड है, और ये जो मैंने यही सोचा था अपने दिमाग में, तो वहाँ से हम क्लोजेस्ट आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। दैट इज हाउ यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, और आप देख सकते हैं बहुत सारा कंटेंट मटेरियल मार्केट में पड़ा हुआ है, इसके बाद PYQ लगाइए, बट दिस शुड बी द अप्रोच टू सॉल्व इट, एंड यही मैंने अप्रोच यूज की थी, और दैट इज हाउ आई ऑलवेज मेंटेन माई सुपर एक्यूरेसी इन CSET। ठीक है, तो अगर आपकी कोई भी डाउट्स हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रीच आउट टू यू। आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी डिटेल्स दी हुई है। थैंक यू फॉर ऑल दोज जिन्होंने अपना टाइम निकाल के इस वीडियो को देखा, और अगर आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।